नमस्कार दोस्तों। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के नफरती चैनलों पर लगाम लगा पाएंगे? क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ न्यूज चैनलों पर हर रोज नफरत की दुकान लगाने वाले एंकर्स को कोई ऐसा संदेश दे पाएंगे ताकि वो सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौधरी, गोस्वामी, चोपड़ा, देवगन और ना जाने कई ऐसे एंकर्स जो हर रोज टीवी चैनलों पर नफरत की दुकान लगाते हैं, अपना नफरती एजेंडा चलाते हैं, ऐसे एंकर्स के मंसूबों पर लगाम लगाने वाली कोई व्यवस्था दे पाएंगे? सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती जैसे केस में मीडिया ट्रायल करते हुए जो एंकर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं और जो चैनल जो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, ऐसे चैनलों की नकेल कसने के लिए कोई आदेश क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने वाले हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऐसी व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे जिसके बाद न्यूज चैनल्स थोड़े जवाबदेह हो जाएं और नफरत वाले एजेंडे पर चलने से परहेज करें, मीडिया ट्रायल करने से परहेज करें और किसी भी मामले में किसी भी हद तक पागलपन की हद तक कवरेज से परहेज करें? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ही आज एक सुनवाई के दौरान यह माना है कि न्यूज चैनलों के लिए सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो काफी नहीं है। चीफ जस्टिस ने माना है कि चैनलों को सेल्फ रेगुलेशन का कोई डर नहीं है, या कहें तो सेल्फ रेगुलेशन के तहत चैनलों के लिए सजा का जो प्रावधान है वो काफी नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने माना है। चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाएगा ताकि सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो मजबूत हो। क्या है पूरा मामला और क्यों चीफ जस्टिस को यह सब कहना पड़ा, विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से जरा समझिए। चीफ जस्टिस ने जो कहा कोर्ट में, यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट सेज इट विल इशू गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ टीवी चैनल्स, सेज 1 लाख पेनल्टी फाइन इन इफेक्टिव। मतलब 1 लाख की जो पेनल्टी है इन इफेक्टिव है। यह चीफ जस्टिस ने कहा। क्यों कहा, क्या मामला है? मामला यह है कि सुशांत राजपूत केस में जिस ढंग से चैनलों ने दिन रात कवरेज किया था, पागलपन की हद तक, कुछ भी किसके व्हाट्सएप में क्या था, किसने क्या किया, कौन सा उसमें कौन ड्रग पैडलर था, कौन ड्रग एजेंट था, रिया चक्रवर्ती को कातिल बनाने की कोशिश हुई, लगातार 24 घंटे कई हफ्तों तक कवरेज हुआ। उसी कवरेज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल हुई, लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि न्यूज चैनल्स पागलपन की हद तक कवरेज करते हैं, मीडिया ट्रायल करते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन पूरी तरह फेल है। सरकार से भी पूछा था क्या आपका कोई दखल इसमें है या नहीं, या एकदम बेलगाम है। उसके बाद हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ चूंकि न्यूज चैनल्स के मालिकों को लगा कि हाईकोर्ट ने जो कहा, जो ऑब्जर्वेशन दिया, वो उनकी प्रतिष्ठा पर चोट की तरह है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया। और वो उस दौर में आप सबने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस ढंग से कवरेज हुआ था, दिन रात कितनी कहानियां बनाई गई, कितनी तरह के किस्से गढ़े गए और वो सारे किस्से फेल हुए। कातिल साबित करने की कोशिश है, सुशांत राजपूत के मर्डर की तमाम तरह की थ्योरी सब गढ़ी गई। एक से एक करमचंद जासूस, दिल्ली के एंकर वहां पहुंच गए। कोई जेम्स हेडली चेज बना था, कोई जेम्स बॉन्ड बना था, कोई और किसी तरह के जासूसी अवतार में था, और सब लगातार कहानियां गढ़ रहे थे, चैनलों पर चला रहे थे। हर आदमी को लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन हाईकोर्ट ने जब कहा, हाईकोर्ट ने जब माना, हाईकोर्ट ने जब ऑब्जर्वेशन दिया, तो न्यूज चैनलों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का उसी ऑब्जर्वेशन के खिलाफ दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। न्यूज चैनल के मालिकों की जो संस्था है NBDA, वो संस्था जिसका नाम पहले NBA था, उसकी तरफ से अरविंद दातार सीनियर एडवोकेट हाजिर थे और भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन जो सुनवाई हुई है उसके कुछ हिस्से CJI ने जो कहा है वो हिस्से आप सुनिए, और उसके बाद जैसा कि है कि उन्होंने कहा 1 लाख सजा काफी नहीं। और उसके बाद कुछ और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों ने भी कई बार न्यूज चैनलों की भूमिका पर सवाल उठाए, बहुत कुछ कहा है। यह अलग बात है किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं, चैनल वैसे ही चल रहा है। तो जब ये सुनवाई हो रही थी, जो न्यूज चैनलों के मालिकों की तरफ से जो वकील थे वो कह रहे थे कि माय लॉर्ड,
हाईकोर्ट ने जो कहा है उससे हमारी प्रतिष्ठा पर चोट लगी है, हमारे इंटीग्रिटी पर चोट लगी है, हमारा सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म काफ़ी मुकम्मल है, काफ़ी दुरुस्त है, कोई कमी नहीं है, सरकार को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि टीवी चैनल्स सेल्फ रेगुलेशन पर अमल करते हैं, मैं नहीं जानता कि इस कोर्ट रूम में मौजूद कितने लोग आपकी बात से सहमत होंगे। अंग्रेजी में कहा। लाइव लॉ और बार एंड बेंच दो लीगल वेबसाइट है, उसके हवाले से मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि इस कोर्ट में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग आपकी बात से सहमत हैं कि टीवी चैनल सेल्फ रेगुलेशन से चलते हैं। आप लोग खुद ही जांच करने लगते हैं, मर्डर में उत्तेजना फैलाते हैं, पागलपन की हद तक कवरेज करते हैं, और उसके बाद इन सब के बाद कोई चैनल अगर दोषी होता है, कसूरवार होता है, कवरेज के लिए फाइन कितना करते हैं, पेनल्टी कितनी लगाते हैं? 1 लाख। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह पेनल्टी काफी कम है। अगर कोई चैनल एक शो से बहुत ज्यादा कमाता है तो पेनल्टी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसी तरह की खबरें जो अलग अलग वेबसाइट में। तो कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, पूछा बल्कि, कि एक दिन में एक चैनल कितना कमाता है, और जब तक आप इस नियम को सख्त नहीं बनाएंगे, किसी चैनल के लिए कोई अगर सेल्फ रेगुलेशन का या कोई फैसला है उस पर अमल करने के लिए सख्त नियम नहीं बनाएंगे, तब तक किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी तरह के वायलेशन की सजा सिर्फ 1 लाख का जुर्माना है तो आप चैनलों को कैसे रोक सकते हैं? उनकी इतनी कमाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यही सवाल पूछते हुए कहा कि वी विल स्ट्रेंथन द फ्रेमवर्क, वी हैव सीन द अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस। हम ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम मजबूत करेंगे, हमने सारी गाइडलाइंस देखी है। फिर सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि यह अच्छी बात है कि सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म आपके पास है, लेकिन उसे इफेक्टिव भी होना चाहिए। एनबीएसए में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को चेयरपर्सन बना देना काफी नहीं है। यह पूछा कि 1 लाख की पेनल्टी आपने कब रखी थी? जो ऐसी गलती करते हैं या जो कसूरवार पाए जाते हैं चैनल ऐसे मामलों में, मीडिया ट्रायल या अतिरेक या पागलपन वाला कवरेज या किसी समुदाय को की भावनाएं हाथ करने का मामला हो या किसी तरह के एजेंडे पर जब सवाल उठता है, तो पूछा कि 1 लाख की पेनल्टी कब रखी गई? तो एनबीडीए जो अब संस्था है मालिकों की, न्यूज चैनल के मालिकों की, उन्होंने कहा 2008। सुनिए कितना इंटरेस्टिंग है। सीजेआई ने कहा मतलब 15 साल से आपने वही पेनल्टी रखा है, वही फाइन रखा है, 1 लाख जो आपने 2008 में तय किया। फाइन तो उस अनुपात में होना चाहिए जितना कि चैनल उस शो से कमाता है। हम मानते हैं कि सरकार का दखल रेगुलेशन में नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन तो इफेक्टिव हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का यह कहना कि हम एक गाइडलाइन इशू करेंगे जिससे पुख्ता इंतजाम हो कि जो चैनल इस तरह की गलतियां करता है या जो चैनल ऐसे मामलों में कसूरवार हो मीडिया ट्रायल के मामले में, उसे इतनी पेनल्टी तो हो कि जिसकी वो परवाह करे। उसके बाद उन्होंने सीजेआई ने भी कहा कि जो 1 लाख के पेनल्टी बढ़ाने पर जो प्रावधान है उस पर आप एनबीएसए जो एनबीडीए जो मालिकों की संस्था है उसमें एक बॉडी है जो सेल्फ रेगुलेशन को इंश्योर करती है, उसके हर समय चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं। हालांकि मैं भी एक बार 10 साल पहले उसका मेंबर था न्यूज़ 24 के एडिटर के नाते। तब जस्टिस जेएस वर्मा हुआ करते थे, बहुत सख्त थे, उनकी बात बहुत पत्थर की लकीर होती थी और सारे एडिटर्स उनके डरते थे, लिहाज करते थे, परवाह करते थे। उसके बाद जस्टिस रविंद्रन थे, तब भी मैं कुछ दिन था। उसके बाद अभी जस्टिस सिकरी हैं उसके चेयरपर्सन, लेकिन बाकी उसमें चैनलों के संपादक होते हैं। खैर, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो मौजूदा चेयरपर्सन है जस्टिस ए.के. सिकरी और जो पूर्व चेयरपर्सन जस्टिस रविंद्रन है उनसे भी आप सुझाव मांगिए और कोर्ट को बताइए। कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर विचार करना है कि सेल्फ रेगुलेशन के मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एक तरह से देखें तो चीफ जस्टिस की नाराजगी इस बात को लेकर साफ साफ थी कि 1 लाख की जो पेनल्टी का ये मामला है, 1 लाख की जो फाइन है, ये चैनलों के लिए कोई मायने नहीं रखता। और ये सच भी है। करोड़ों कमाने वाले चैनल, उन्हें लगता क्या होगा, हम 1 महीने तक सुशांत राजपूत पर अंड बंड कुछ भी करते रहे, कवरेज करते रहे, किसी को कातिल बता दें, किसी को कुछ बता दें, कोई ड्रग का केस उसमें ले आए और उसमें जितने मसाले डाल सकते हैं। व्हाट्सएप, यही हाईकोर्ट में गया था जो पीआईएल कर्ता ने कहा कितने व्हाट्सएप संदेश जो आप चैनलों पर चला रहे हैं कहां से आए, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो यही कहा
कि भाई इनको परवाह नहीं होती है। और यही सच है, मैं जानता हूं कि भाई चैनल को लगता है कि 3 महीने कवरेज करके अगर इस तरह की बातें थ्योरी फर्जीवाड़े करके हमें पैसे मिलते हैं, हमारे शोज को टीआरपी मिलती है, तो अगर 1,50,000 कोई पेनल्टी कर भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और आपको पता होगा अमन चोपड़ा के मामले में क्या हुआ था। अमन चोपड़ा जो कुख्यात एंकर है अंबानी के चैनल का, उसके कुछ शो की स्लाइड भी आगे दिखाऊंगा। अमन चोपड़ा पर बार बार नफरत फैलाने के लिए एनबीडीएसए जो जिसके चेयरपर्सन जज होते हैं, उन्होंने 50,000 का जुर्माना लगाया था। ये अक्टूबर की बात 2022 की। जुर्माना ये लगाया कि उन्होंने चैनल को कर्नाटक हिजाब विवाद पर विरोध करने वाले संगठनों को आतंकी संगठनों से जोड़ा और जिस तरह के कार्यक्रम के वो गलत था और ये माना गया कि वो कसूरवार है और भविष्य में ऐसी गलती ना करे, ये कहकर 50,000 का जुर्माना लगाया। लेकिन उसके बाद कोई फर्क पड़ा क्या अमन चोपड़ा पर या चैनल पर? नहीं पड़ा, आप खुद इसके गवाह होंगे। शिकायत में यह तर्क दिया गया था कि कार्यक्रम में विरोध कर रही मुस्लिम महिलाओं और उनके समर्थकों को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने का प्रयास किया गया। एंकर और पैनलिस्टों ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खतरनाक तौर से दलीलें दी और उसको बदनाम करने की कोशिश की। एनबीडीएसए जो है, जिसके चेयरपर्सन जस्टिस सीकरी हैं अभी, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अमन चोपड़ा को संवेदनशील मामलों पर बहस करने के तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। आज भी अमन चोपड़ा उसी तरह के शो करता है, अमीश देवगन वही करता है, बाकी चौधरी गोस्वामी और बहुत सारे लोग दिन रात वही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा था, हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ। उसमें यह भी कहा गया बचाव में कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय यह सब जब शुरू हुआ था, मीडिया ट्रायल, तो एक तरह से मीडिया फ्रेंजी जैसी स्थिति थी, पागलपन था। उसी समय पीआईएल हुई। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा वो हमारे लिए डैमेजिंग है, इसलिए इसको इस सुप्रीम कोर्ट को उस हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन को खारिज करने के लिए ये लोग गए। लेकिन अब चैनलों पर पहली बात तो यही कि चीफ जस्टिस से बहुत उम्मीद है सबको। हमने देखा है कई फैसले, और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही कई बार ट्रोल होने लगते हैं। और चीफ जस्टिस से सरकार और सिस्टम इतना डरता है। आपको पता होगा हाल में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कुछ दिन पहले किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल हो, सिलेक्शन पैनल, जिसमें प्रधानमंत्री हो, जिसमें एलओपी हो, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस फैसले को पलटने के लिए राज्यसभा में बिल लाया गया और उसमें चीफ जस्टिस को बाहर किया गया। उसकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेटेड कोई कैबिनेट मंत्री होगा। यह डर सरकार में है, किसी ढंग से चीफ जस्टिस का दखल ना हो। एक तो चुनाव आयोग पर कब्जा हो, आयुक्त अपनी मर्जी का करें, और चीफ जस्टिस कौन होते वो क्यों उसमें कोई नाम सजेस्ट करें या किसी नाम को खारिज करें। ये तो चीफ जस्टिस का, और चीफ जस्टिस को लेकर नाराजगी, मणिपुर, तमाम मुद्दे कई बार हम वीडियो उस पर कर चुके। लेकिन अब यहां बहुत कुछ चीफ जस्टिस के कंधे पर है, और इसलिए बार बार मैं कहता हूं संविधान, कायदे कानून के कस्टोडियन, सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज है सुप्रीम कोर्ट। कई बार, एक बार नहीं कई बार हेट स्पीच के मामले में न्यूज चैनल्स की भूमिका पर बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुका है, निर्देश दे चुका, लेकिन चैनल्स वाले सुधरते नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर चैनल का हिस्सा रहा हूं 25 साल से। मैं भी मानता हूं कि चैनलों के नियमन में सेल्फ रेगुलेशन से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन लागू हो। मैं भी मानता हूं कि सरकार का शिकंजा चैनलों पर नहीं होना चाहिए। सरकार चैनलों को कंट्रोल करने लगेगी तो आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार है, आज कोई सरकार अपने हिसाब से किसी चैनल को कंट्रोल करेगी, कोई और सरकार आएगी वो करेगी। तो ये होना नहीं चाहिए, और ये इस सरकार के दौर में भी हो रहा है। जो चापलूस चैनल हैं उन पर अगर कोई उनके खिलाफ कोर्ट में मामला जाता है, चाहे वो सुदर्शन टीवी का क्यों न हो, जो नौकरशाही जिहाद जो कहता है यूपीएससी में जो आईपीएस आईएएस बनते हैं मुस्लिम, वो भी जिहाद करने जा रहे हैं और नौकरशाही जिहाद नाम देता है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सरकार के वकील बचाव करते हैं सुदर्शन टीवी का, लेकिन वही साउथ का कोई चैनल होता है, मीडिया वन शायद नाम है, उसके खिलाफ सरकार का रवैया उस चैनल का लाइसेंस को रद्द करने की हद तक होता है, बाद में राहत उसे कोर्ट से मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीजें सरकार के दखल से हो सकती है। तो इसलिए मैं भी यही कहूंगा सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन में ये 1,000 और 1,50,000 का जुर्माना उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते चलो ठीक है, बहुत करोगे ना जुर्माना दे देंगे। ये भी हो चुका है पहले, कई साल पहले एक बड़े चैनल को जुर्माना 1 साल 1 लाख लगाया गया, वो चैनल आउट हो गया एनबीएसए से, एनबीए जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है उससे आउट हो गया कि ठीक है जुर्माना लगाओ, हम नहीं मानते, हम बाहर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो चुकी। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो शुरू में मैंने 4-5 सवाल पूछे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वो परहेज करें वो चैनल्स और परवाह करें वो चैनल्स कि अगर इस तरह की हरकतें मीडिया ट्रायल करेंगे, इस पागलपन की तरह कवरेज करेंगे, ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश में सद्भाव का माहौल खराब करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी नकेल कर सकता है, या ऐसी कोई व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत उनकी बड़ी पेनल्टी हो सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है। क्योंकि चैनल्स में जो ऐसे कवरेज हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले यह भी कह चुका है कि एंकर्स को, नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर करिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। जैसे जनवरी 2023 का ही मामला है, जस्टिस जोसेफ जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके कई फैसले, कई ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखते हैं। जस्टिस जोसेफ ने चुनाव आयोग का फैसला भी, चुनाव आयोग में सीजेआई के होने का फैसला भी जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ही दिया था। तो जस्टिस जोसेफ ने जनवरी में कहा था, हेट स्पीच के मामलों की सुनवाई करने के दौरान चैनल्स को लेकर कहा था कि चैनल्स सनसनीखेज खबरें बनाते हैं, विजुअल के लिए आप समाज में विभाजन पैदा करते हैं, न्यूज़पेपर की तुलना में विजुअल मीडियम ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और उन्होंने कहा था, वकील से पूछा, यही ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वकील से, यही जो मालिकानों की संस्था है उसके वकील से, कि क्या आपने अगर टीवी कार्यक्रम के लिए एंकर ही समस्या है तो क्या किया जा सकता है, आपने कितनी बार एंकर्स को हटाया है या कितनी बार एंकर्स को ऑफ एयर किया है। यही तो बात है, कुछ तो ऐसा इंतजाम हो कि जो एंकर ऐसा करेगा उसे ऑफ एयर किया जाएगा, जो चैनल ऐसा करेगा उसे ऐसी पेनल्टी लगेगी कि चैनल भी 100 बार सोचे, मालिक भी सोचे कि 10 करोड़ की पेनल्टी लग रही है तो हम एंकर्स पर काबू करें। एंकर जो दिन रात नफरत की खेती करते हैं वो ना करें, दिन रात जिस तरह के बुलेटिन बनाते हैं, खोजते हैं जहर कहाँ है, वो ना करें। लेकिन क्या ये जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसी कोई व्यवस्था बना पाएंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जस्टिस जोसेफ ने उस दौरान यह भी कहा था, दो टूक, कि नफरत फैलाने वाले एंकर्स को ऑफ एयर किया जाना चाहिए, मीडिया समाज को बांटने का काम नहीं कर सकता। ये 13 जनवरी 2023 में जस्टिस जोसेफ जो रिटायर कर चुके। इससे पहले भी कई है टीवी एंकर्स की बड़ी जिम्मेदारी, जब नौकरशाही जिहाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, एंकर्स को बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो आप परिणाम भुगतेंगे। ये चैनल्स के मालिकों को कहा गया कि एंकर्स को बताइए कि अगर आप गलत करेंगे तो आप नतीजे भुगतेंगे। जिस दिन उसे लगेगा कि हम नतीजे भुगतेंगे उस दिन शायद सचेत हो जाए। लेकिन यहां तो एजेंडा चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के दरबार में जाते हैं, अमित शाह के दरबार में जाते हैं, योगी के दरबार में जाते हैं और उन्हें खुश करने के लिए सब दिन रात करते हैं, बदले में कुछ मिलता भी होगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब हेट स्पीच के मामले पर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसमें टीवी चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाए, जैसे इंग्लैंड में एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया और इसमें भी जस्टिस जोसेफ ही थे। जस्टिस जोसेफ की टिप्पणियां हैं। उन्होंने कहा कि जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं, जब आप टीवी चैनल चालू करते हैं तो हमें यही लगता है, हम इससे जुड़ जाते हैं। हर कोई इस गणतंत्र का है या राजनेता जो लाभ उठा रहे हैं, लोकतंत्र के स्तंभ स्वतंत्र माने जाते हैं। टीवी चैनलों को इन सब का शिकार नहीं होना चाहिए, केंद्र को पहल करनी चाहिए, एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करना चाहिए। ये जस्टिस जोसेफ ने हेट स्पीच के मामले में कहा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कहा, मौखिक कहा, ऑब्जर्वेशन था, टिप्पणियां थी, हुआ कुछ नहीं। हो ऐसे ही रहा है, चल वैसे ही रहा है। 50,000 का जुर्माना कर दिया जाता है, फिर अमन चोपड़ा या अमीश देवगन या जो भी है वही काम करता है। आज चीफ जस्टिस अगर कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइंस बनाएगा, 1 लाख काफी नहीं है, इस पागलपन को रोकना होगा, ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा, क्या हम उम्मीद करें कि वाकई ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसा हम फैसला आने वाले दिनों में देखेंगे? उम्मीद तो है। इसी में ये भी है, सीजेआई की बेंच में भी पहले कई बार हुआ है, 2-3 बार अलग अलग मामलों पर। मीडिया वन का मैंने जिक्र किया, उस पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था। दक्षिण भारत का एक चैनल जिसे सरकार ने बैन कर दिया था, तब भी सीजेआई ने कहा था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को देश विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। तो जहां कोई सरकार की आलोचना करता है या सरकार के प्रति चापलूसी का रवैया छोड़कर सरकार के प्रति आक्रामक रवैया दिखाता है, उस चैनल को बंद किया जाता है। वैसे मीडिया वन को हुआ था, जो सीजेआई के आदेश से ही वो खुला, केरल का मामला था।
बहरहाल, तो इस तरह से बहुत सारे बयान है मेरे पास कि कब कब जजों ने क्या कहा, लेकिन वो बयान से लंबा होगा। वो अब जरा आते हैं कि क्या ये कोर्ट में जो कहा वही है। उसके बाद ये उस समय के बयान है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें स्पीच के लिए एंकर्स ऑफ एयर किए जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी चैनल एजेंडे से चलते हैं, प्रतिस्पर्धा में खबरों को सनसनीखेज बनाते हैं, समाज को बांटते हैं। ये सारे जो बयान हैं, टिप्पणी है या कोर्ट में कही गई बातें हैं, बहुत मायने रखती है। शीर्ष अदालत ने कहा टीआरपी के लिए सब कुछ हो रहा है, चैनलों में लगी है होड़। इतना कुछ होने के बाद भी न्यूज चैनल सुधरे नहीं सुधरे, उसके सबूत हर रोज आपको दिखेंगे। ये कई बार मैं भी दिखा चुका हूं। जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, ना हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, लगातार। ये आप हो सकता है कुछ दिन पहले का हो, लेकिन इसी तरह के उससे थंबनेल से इनके अगर जाएंगे तो इनकी पत्रकारिता, इनके टीवी चैनल्स ये आपको भरे होंगे। यही काम करते हैं सॉफ्ट हिंदू सॉफ्ट टारगेट। इस देश में जहां 80 करोड़ हिंदू हैं, 80% माफ करें हिंदू हैं, वो सॉफ्ट टारगेट कहां से हो गए? किनके सॉफ्ट टारगेट हो गए? जहां सारे सत्ताधीश हिंदू हैं, टॉप पर बैठे सारे हिंदू हैं, कौन किसको टारगेट कर रहा है? तो इस तरह की बातें, कौन चाहता है वर्चस्व, ये चूंकि मैं पहली बार कई बार दिखा चुका हूं। इस्लामिक कट्टरवाद का खतरा, ये सब वही है। 2047 की डेट, इस्लामिक स्टेट, यही चोपड़ा साहब हैं, ये देवगन साहब हैं, ये गोस्वामी जी हैं, ये चौधरी जी हैं, ये सब यही काम करते हैं। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, पहले भी मैं ये दिखा चुका हूं। देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदुओं से सेक्युलर धोखा, हिंदू कब तक सहेगा? ये देखो, हिंदू कब तक सहेगा? हिंदू कभी नहीं सहेगा, और न हिंदू सह रहा है। बस जब तक तू रहेगा तब तक देश में नफरत रहेगा, जब तक तू रहेगा तब तक हिंदू मुसलमानों को लड़ाएगा, और जब तक तू रहेगा तब तक देश नफरत को सहेगा, तब तक देश सांप्रदायिकता को सहेगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसी में से तू एक किरदार है, लेकिन अंबानी के चैनल का किरदार है, इसलिए तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसी तरह के शोज के वीडियो हैं, जो थंबनेल है, जो हमारे सहयोगी ने निकाला है। हम वापस लौटते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा सख्त निर्देश जरूर जारी करें कि कुछ तो स्थितियां बेहतर हो। हम सब ने भी चैनल में काम किया है, ऐसी स्थिति नहीं थी। सरकार को खुश करने के लिए कट्टर हिंदुत्व के पुरोधा बनकर, धर्म ध्वजाधारी बनकर, लगता ही नहीं वो एंकर है कि पत्रकार है, वो हिंदुत्व का धर्म ध्वजाधारी है, वो सनातनी हो गया, माथे पर टीका लगा लिया, वो पता नहीं क्या हो। सिर्फ उसके हाथ में कमंडल नहीं है, और एंकर करते समय भगवा उसने नहीं पहन रखा है, बस बाकी सब कुछ वही है। उसकी भाषा, उसकी जुबान, उसकी शैली, उसकी आक्रामकता, और एक धर्म को टारगेट करने का उसका तरीका। हालांकि ये भी है कि भगवाधारी होने का मतलब नफरती पुतला होना नहीं है। भगवाधारी होने का मतलब, एक संत का ड्रेस अगर भगवा है, हाथों में कमंडल है, तो धर्म का मतलब वो नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म को टारगेट करें, हिंसक हो जाएं, हिंसा की अपीलें करें। जो धर्म को समझता है, जिसने वेद पुराण और तमाम किताबें पढ़ी है, वो कुछ और होता है। लेकिन ये दौर कुछ और है। इस दौर में सबके भीतर एक हिंसा और उत्तेजना भरने का काम ऐसे बहुत सारी भगवाधारी ब्रिगेड के लोग करते हैं। ये लोग जो वीडियो में दिखते हैं, कपड़े, सूट, टाई, कोट पहने हैं, लेकिन दरअसल उन्हीं के सब अलग अलग शक्लों में किरदार हैं, जिनके भीतर वही उत्तेजना है, वही हिंसक प्रवृत्ति है और वही नफरत है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।